नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेश खबर में और मैं हूं प्रगति वाजपेयी। 4 बजे की शुरुआत 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली अहम खबर मायानगरी मुंबई से जुड़ी है, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने कलेक्टर मुंबई उपनगर को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 48 ऊंची इमारतों पर बने ढांचों को गिराने का आदेश दिया है। दूसरी अहम खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमाम आलोचनाओं के बाद आखिरकार गुरुवार को पार्थ चैटर्जी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और जानकारी के मुताबिक ईडी अब पार्थ के 15 और ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी कर रही है। तीसरी अहम खबर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी और इस मुद्दे पर सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच लोकसभा में नोकझोंक को लेकर सदन में कांग्रेस और बीजेपी के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। चौथी अहम खबर की बात करें तो बाजार में आज अगस्त सीरीज की शुरुआत काफी शानदार देखने को मिली, जहां निफ्टी 17,150 के ऊपर बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स में भी 712 अंकों की बढ़त देखी गई। इसी के साथ निफ्टी बैंक में भी 113 अंकों की तेजी देखने को मिली। बात करें पूरे हफ्ते की तो ये पूरा हफ्ता बाजार के लिए काफी शानदार रहा। अगस्त सीरीज का शानदार आगाज हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन निफ्टी 229 अंकों के उछाल के साथ 17,158 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 712 अंकों की तेजी दिखी। करीब 3 महीने के बाद 200 डीएमए के ऊपर बंद हुआ ये। और इस हफ्ते की बात करें तो निफ्टी 2.5% चढ़कर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 2% की तेजी देखी गई। और आज दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बता रही हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। बिल्कुल, देखिए इस हफ्ते के शानदार रिटर्न्स की पहले बात कर लेते हैं। इस हफ्ते में निफ्टी ने लगभग 2.5% का रिटर्न दिया। कल हम बात कर रहे थे कि तर्ज एक्सपायरी 7% से ज़्यादा की आपको मूव मिली है एक्सपायरी टू एक्सपायरी में। और इस हफ्ते में अगर आप बात करें तो निफ्टी ने 2.5% तक की चाल दिखाई है सिर्फ इस वीक में। बहुत ही शानदार एक्सपायरी, वंडरफुल वीक और आई थिंक का पूरा सुपर्ब मंथ ये कहना चाहिए। निफ्टी की बात करें और इसके अलावा मिड कैप से आपको 2% तक का कंट्रीब्यूशन मिड कैप स्पेस से मिला और बैंकिंग स्टॉक्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है 2% तक की मूव आपको इसी हफ्ते में बैंकिंग स्पेस में देखने को मिली है। वीकली रिटर्न्स में सरप्राइज सबसे ज़्यादा ये है कि वो दो स्पेसेस जो वीक स्पेसेस कहे जा रहे थे वो सबसे ज़्यादा इस हफ्ते में चले, यानी आईटी और मेटल में 7.5% का मूव आपको इसी हफ्ते में देखने को मिला है और आईटी पैक से आपको लगभग 3.5% की मूव देखने को मिली है। बड़े ट्रिगर्स जो इस पूरे हफ्ते रहे हैं और इनफैक्ट पिछले 3 हफ्ते से आप देख रहे हैं जुलाई सीरीज में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है अर्निंग्स नंबर्स। जो टॉप गेनर्स इस वीक के रहे हैं वो बजाज फिनसर्व 18% बोनस का यहाँ ट्रिगर था, बजाज फाइनेंस नंबर्स का ट्रिगर था, 15% की मूव आ रही है। टाटा स्टील क्योंकि एक बहुत बड़ा शॉट्स जो है सिस्टम में थे वो मेटल्स के लिए थे और वहाँ आपने एक अच्छा रीबाउंड देखा है। थर्ड बिगेस्ट गेनर ऑफ द वीक वाज टाटा स्टील। इसके अलावा एसबीआई लाइफ यहाँ पे भी प्योरली रिजल्ट्स का ट्रिगर था और इस हफ्ते में सबसे ज़्यादा ये तेज़ी कवर हुई। अगर 7-7.25% का मूव हम इस मंथ की एक्सपायरी के लिए कह रहे हैं उसमें ये चौथा हफ्ता सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग हफ्ता रहा है। इसके अलावा आप के दूसरे जो नंबर्स या बड़े जो गेन्स आए वो इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में निकल कर आए, जो हमने देखा कि एसबीआई लाइफ आप देख रहे हैं इसी हफ्ते का आज की दिन में सबसे बड़ा हाईएस्ट गेनर भी है। और इंडसइंड बैंक वहाँ पर हम आपको याद होगा कि नंबर्स के बाद एक बड़ी मूव देखने को मिलती कि बैंक स्पेस में जो जहाँ भी जिन स्पेसेस में भी लेफ्ट आउट रह गया था, जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू थी, बहुत अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे स्टॉक्स, उनमें तेज़ी से कवरिंग आई है। आज की अगर स्पेसिफिकली मूव्स की बात करें, आज गेनर्स कहाँ निकल कर आए तो एसबीआई लाइफ की अभी हमने बात की, उसके अलावा टाटा स्टील दूसरा बड़ा काउंटर था। मेटल में चाहे स्टील काउंटर्स हों, एल्यूमिनियम काउंटर्स हैं, अच्छे मूव्स आपको देखने को मिले हैं। उसके अलावा सन फार्मा के नंबर्स आए, सुबह म्यूटेड था लेकिन नंबर्स के बाद आपको 6% रिकवर हुआ फ्रॉम द डेज लो, तो ये एक अनदर टॉप गेनर था। और लूजर्स कहाँ रहे इस पूरे हफ्ते में, अपने फार्मा पैक को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हुए देखा और आज के दिन भी, कल भी आपको फार्मा काउंटर से डॉक्टर रेड्डीज जैसे काउंटर, सन फार्मा, सिप्ला, यहाँ प्रेशर था कल। आज आपको डॉक्टर रेड्डीज और कुछ बैंकिंग स्टॉक्स ने लास्ट आवर में थोड़ी सी वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसके चलते कोटक, एसबीआई, इनके अभी नंबर्स आने, तो यहाँ थोड़ा सा आप म्यूटेड परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ये लूजर्स रहे हैं आज के दिन के हम जो बात कर रहे हैं। इसके अलावा वीकली गेनर्स में हम जैसे बात कर रहे थे, मेटल और आईटी, इन्होंने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया इस पूरे हफ्ते। और इनफैक्ट फार्मा पैक से ही लूजर्स आपके लिए वीकली लूजर्स भी निकल कर आए, तो वो डॉक्टर रेड्डीज लगभग 6-6.25% की डी ग्रोथ यहाँ पर देखी
और साथ ही आपको बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स जिसमें 3.5% का डेंट आपको इस हफ्ते में देखने को मिला, नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिला है बजाज ऑटो में। तो ओवरऑल अ वेरी गुड वीक, अ सुपर्ब मंथ, अ सुपर्ब एक्सपायरी। अब देखना होगा कि सोमवार से जब नए हफ्ते की शुरुआत होती है तो किस तरह से, और नए महीने की शुरुआत होती है तो किस तरह से पोजीशन पैन आउट होती है। वीकेंड का ट्रिगर रहेगा, यूएस मार्केट्स पर नजर रहेगी, हालांकि वहाँ भी बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। तो सोमवार को, और क्योंकि हम इतना बढ़ चुके हैं, इतनी चाल मूव इंडेक्स दिखा चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या थोड़ा सा ब्रीदर बाजार लेते हैं। सिप्ला के Q1 के नतीजे आ गए हैं और आय की बात करें तो आय में कमी देखी गई है। अब सिप्ला की आय 5,471 करोड़ से घटकर 5,314 करोड़ हो चुकी है और सिप्ला के Q1 के मुनाफे में भी कमी दर्ज की गई, साथ ही मार्जिन और EBITDA में कमी रही है। अहमदाबाद के करीब बनी गिफ्ट सिटी में आज से देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू हो गया है। इस मौके पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने IIBX के MD और CEO अशोक गौतम से खास बात की। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरी बातचीत। देखिए, ये पहली बार है भारत में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है, जो कि IFSCA के तत्वावधान में बनाया गया है, गिफ्ट IFSC में। ये एक्सचेंज में US डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। जो भी यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर आएगा, अभी हम गोल्ड से शुरू कर रहे हैं। गोल्ड बार्स को वॉल्टिंग की सुविधाएं हैं यहाँ पे। हमारे साथ हमारी सहयोगी संस्था है जिनकी डिपॉजिटरी है, और जो भी यहाँ पे क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं या जो बुलियन को बेचने के लिए आना चाहते हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स, बुलियन डीलर्स, वो यहाँ पे एक डीमेट अकाउंट खोलते हैं और उस डीमेट अकाउंट में वो BDR उनका क्रेडिट हो जाता है। तो एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग होती है वो BDR की यूनिट्स की ट्रेडिंग होती है। BDR का फुल फॉर्म बता देता हूँ, बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट, जो कि एक सिक्योरिटीज़ के तहत में उस पर काम होता है। अभी क्या पहली चीज़ ये परमिट की गई है कि जो भारत में कुछ ज्वेलर्स हैं जो कुछ मानदंड को मीट करते हैं, उनको क्वालिफाइड ज्वेलर्स का दर्जा दिया जाएगा। और कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताएं कि क्रूड कीमतों में आज फिर से रफ्तार दिखी, क्यों आई है ये तेजी, और अगले हफ्ते की अगर बात करें तो एनर्जी मार्केट के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स होंगे? देखिए, कच्चे तेल में वापस से आज तेजी इसलिए दिख रही है कि सप्लाई की चिंता एक बार वापस से यहाँ पर गहरा रही है, और जो US फेड के जिस तरह के बयान थे, ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर US फेड की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। उनके टोन अब थोड़े से डाउन लग रहा है, उससे भी यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी खबर ये है कि अगले हफ्ते 3 अगस्त को OPEC प्लस की बैठक होने वाली है, और जो उन्होंने रिकॉर्ड उत्पादन कटौती का फैसला 2020 में किया था, मार्च 2020 में, और अप्रैल से कटौती शुरू कर दी थी, लेकिन अब रोल बैक का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरी तरह से वापस हो रहा है। अगस्त महीने में पूरी तरह से उत्पादन पुराने स्तर के आसपास पहुंच जाएगा, और सितंबर में जो बैठक होने वाली है उसमें अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो US के मांग के बावजूद OPEC प्लस हो सकता है कि उत्पादन में कोई बढ़ोतरी ना करे, कोई बड़ी बढ़ोतरी ना करे। हालांकि 2 उत्पादक ऐसे भी हैं, उन्होंने बढ़ोतरी पर विचार करने के संकेत ज़रूर दिए हैं, लेकिन इसको लेकर अभी कुछ फैसला नहीं हुआ और कुछ तय नहीं हो पा रहा है कि क्या बढ़ोतरी होगी, और हो सकता है कि अनचेंज्ड ही रहे उत्पादन का जो लेवल है। इस वजह से यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, और लग रहा है कि आने वाले समय में कई सारे ऐसे उत्पादक हैं OPEC प्लस के, कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको उत्पादन बढ़ाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अंडर इन्वेस्टमेंट है। ऐसे समय में जब उत्पादन उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है तो अचानक से बढ़ाने में उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ये ऐसे फैक्टर है जो कीमतों को सपोर्ट कर रहा है, और 2% तक की आज तेज़ी यहाँ पर क्रूड कीमतों में दिख रही है। थैंक यू विश्व मोहन, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की 48 बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश देते हुए कहा है कि इन बिल्डिंगों के ऊपर गैर कानूनी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा है। हाईकोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी BMC पर डालने को लेकर सिटी कलेक्टर को भी फटकार लगाई है। कोर्ट ने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं हटाने वाली बिल्डिंगों का पानी और इलेक्ट्रिसिटी काटने का भी सुझाव दिया है। साथ ही इन बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर BMC और मुंबई पुलिस को सिटी कलेक्टर की मदद करने को भी कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अभिषेक। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। 48 ऐसे स्ट्रक्चर्स या कहे कि बिल्डिंग्स और ऐसे निर्माण
जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नज़दीक पाए गए हैं, जिन्होंने क्लियर कट DGCA की गाइडलाइंस का वायलेशन किया है। और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सर्वे के बाद इन सभी को नोटिस दिया गया था कि उनकी हाइट जितनी है उसे कम की जाए या उन्हें डिमोलिश किया जाए, ताकि रनवे पर विमान आसानी से उतर सके और उड़ान भर सके, ताकि रनवे की सेफ्टी बरकरार रहे। ऐसे 48 स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स या निर्माण, इनको डिमोलिश करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ मुंबई के कलेक्टर को फटकार भी लगाई है कि क्यों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग रहे हैं, क्योंकि एफिडेविट में साफ तौर पर कलेक्टर ने कहा है कि डिमोलिशन का काम BMC का है, मेरे अंतर्गत नहीं आता। उसी पर पलटवार और फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी कानून में नहीं लिखा है कि कलेक्टर कोई निर्णय नहीं ले सकता या फिर कोई काम को अंजाम तक नहीं ले जा सकता। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन 48 निर्माणों में बिजली और पानी की सुविधा काटनी चाहिए। साथ ही साथ BMC और मुंबई पुलिस की मदद लेकर इन्हें जल्द से जल्द डिमोलिश या कि गिराया जाना चाहिए। साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कलेक्टर को कि 9 तारीख के भीतर अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करे। और आपको बता दें, ये याचिका एक एडवोकेट ने दायर की थी, जिसने साफ तौर पर DGCA की गाइडलाइंस का वायलेशन करते हुए जिस तरीके से रनवे के नज़दीक निर्माण किए जा रहे हैं, उसके चलते विमानों की सेफ्टी में आने की वाली और दुर्घटना हो सकती है, इसके चलते सर्वे किया गया और ये आंकड़ा 48 का बाहर आया है। और साफ तौर पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये निर्माण गिराए जाएंगे, ये निश्चित हो गया है और कलेक्टर को इसकी रिपोर्ट जल्दी सबमिट करनी होगी। अगली सुनवाई 22 अगस्त को रखी गई है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन समय में किस तरीके से ये चीज़ें और इन पर अमल पाया जाता है या नहीं। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर सियासी घमासान तेज है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मुद्दे पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़े हैं। वहीं संसद में जारी संग्राम का असर दोनों सदनों के कामकाज पर पड़ रहा है और सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। आज जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अधीर रंजन चौधरी को अभी तक मुलाकात के लिए वक्त नहीं मिल पाया है। अधीर रंजन चौधरी ने अपने राष्ट्रपत्नी वाले बयान पर राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगने की बात कही थी। वहीं संसद में हंगामे के कारण निलंबित 27 सांसदों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। ये सांसद बुधवार से गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे थे। 50 घंटे का धरना खत्म करने के बाद इन सांसदों ने विजय चौक की ओर मार्च किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या किया जाएगा? अंदर में प्राइस राइज के बारे में ये सवाल उठाने नहीं दिया, तो अपोजिशन होने के नाते हमका फर्ज बनता पीपल्स को इशू था, तो बाहर आके गांधी जी के स्टैचू के सामने। और ये आपने जो कुछ अलग सा मुझे लग रहा है, इसमें बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं और जहाँ तक मैं ये शब्द पढ़ रही हूँ, ये अनपार्लियामेंट्री जो शब्दों की लिस्ट दी गई थी उसमें से। अच्छे दिन की जो सरकार है मोदी जी वाले, उन्होंने ये कोविड स्प्रेडर को भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड समझा। वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड के लिस्ट में कोविड स्प्रेडर को भी डाल, सब कुछ डाल रहे जो उनका मन में है। मोदी जी है तो तो हमने ये दो बनाए पूरा अनपार्लियामेंट्री वर्ड का लिस्ट, जो हम अंदर जाके बोल नहीं सकेंगे, तो बाहर तो पहन सकते हैं, इसीलिए 2 चादर बनाए। एक टोटल अनपार्लियामेंट्री वर्ड का लिस्ट, ये है ब्लैक बांग्ला में, हिंदी में और इंग्लिश।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ET9 स्वदेश पर जारी रहेगा। देखते रहिए ET9 स्वदेश।